नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शुभराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी नई जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही खास और नई जानकारियों के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों ने खोजे हैं दुनिया के सबसे पुराने रंग। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे पुराना रंग। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के नीचे गहरी चट्टानों से निकाले गए 1.1 अरब साल पुराने चमकीले गुलाबी पिगमेंट का आखिरकार पता लगाया गया है। द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU की टीम ने भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में सबसे पुराने रंगों की खोज की। ANU के डॉक्टर नूर गुएनेली ने कहा कि मोर्टानिया पश्चिम अफ्रीका में तौदेनी बेसिन के समुद्री काले शैलों से लिए गए पिगमेंट पिछले वर्णक खोजों की तुलना में आधा अरब वर्ष से अधिक पुराने थे। उन्होंने कहा, उज्ज्वल गुलाबी वर्णक क्लोरोफिल के आणविक जीवाश्म हैं जो प्राचीन महासागर में रहने वाले प्राचीन प्रकाश संश्लेषण जीवों द्वारा निर्मित किए गए थे जो लंबे समय से गायब हो गए हैं। जीवाश्म अपने केंद्रीय रूप में रक्त लाल से लेकर गहरे बैंगनी तक और पतला होने पर चमकीले गुलाबी रंग के होते हैं। प्राचीन जीवों के अणुओं को निकालने और उनका विश्लेषण करने से पहले शोधकर्ताओं ने अरबों साल पुरानी चट्टानों को पाउडर में कुचल दिया। ANU के सीनियर लीड रिसर्चर एसोसिएट प्रोफेसर जूचेन बॉक्स ने कहा कि बड़े सक्रिय जीवों के उद्भव को शैवाल जैसे बड़े खाद्य कणों की सीमित आपूर्ति से रोका जा सकता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गोल्ड बार का कितने ग्राम का है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में केवल मित्सुबिशी को एक जापानी ऑटो निर्माता के रूप में जानते हैं। हालांकि कंपनी सिर्फ कारों से ज़्यादा में काम करती है। वास्तव में वे न्यूयॉर्क और लंदन गोल्ड मार्केट दोनों में आधिकारिक मान्यता के साथ लाइन्स स्मिल्टर और गोल्ड परीक्षक के शीर्ष पर हैं। आप मित्सुबिशी से गोल्ड बुलियन बार खरीद सकते हैं जो उनके प्रतिष्ठित 3 हीरे प्रतीक के साथ मुहर लगाते हैं। हालांकि एक विशेष मित्सुबिशी बार है जो बिक्री के लिए नहीं है। यह दुनिया में सबसे बड़ा बार है। मित्सुबिशी मटेरियल्स कॉरपोरेशन के पास भारी मात्रा में सोने की छड़ें बनाने की क्षमता है। उन्होंने 1995 में 120 किलोग्राम और 2000 में 200 किलोग्राम बार बनाने का रिकॉर्ड बनाया। जब उन्होंने सुना कि ताइवान में उत्पादित 220 किलोग्राम बार द्वारा 2004 में उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, तो मित्सुबिशी ने अभी तक की सबसे बड़ी बार के साथ जवाब दिया 250 किलोग्राम। 2005 में 999.9 ठीक सोने के रूप में मुहर लगी। विशाल बार आधार पर 45.5 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर मापता है और 17 सेंटीमीटर ऊंचा है और सबसे बड़ी निर्मित शुद्ध सोने की पट्टी के लिए एक आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र है। आज के सोने की कीमत पर इसकी कीमत $13 मिलियन से अधिक है। यह वर्तमान में जापान में टोई गोल्ड संग्रहालय में प्रदर्शित है। आश्चर्य है कि सोने की कार भी रास्ते में है। मित्सुबिशी अपने तकनीक कौशल को दिखाने के लिए उत्सुक है, इसलिए संभव लगता है कि सोने की कार भी बनाई जा सके। तीसरा, दोस्तों क्या आप आइसक्रीम के शंकु यानी वेफल्स का आविष्कार कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं? वेफल शंकु की आकस्मिक उत्पत्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, आइसक्रीम का आश्चर्यजनक रूप से लंबा इतिहास रहा है। फूड अनफोल्डेड बताता है कि लगभग 4000 साल पहले चीन में पहली आइस डेयरी कन्फेक्शन की संभावना विकसित हुई थी, लेकिन यह 12वीं शताब्दी तक यूरोप में दिखाई देने लगी थी। मिल्क आइस कहे जाने वाले ये आइस्ड मिल्क मिश्रण इतालवी रईसों के बीच हिट हो गए। व्यंजनों को कसकर गुप्त रखा गया था, लेकिन सदियों से इतालवी रसोइयों ने व्यंजनों को अनुकूलित किया, क्रीम के लिए दूध की अदला बदली की और नई तकनीकों को विकसित किया, जैसे इसे नमक के साथ ठंडा करना। आखिरकार आइसक्रीम पूरे यूरोप और बाद में अमेरिका में फैलने लगी। एक बार उच्च वर्ग द्वारा विशेष रूप से खाए जाने के बाद जमे हुए उपचार व्यापक रूप से
उपलब्ध स्ट्रीट फूड बन गए। 1870 तक लंदन आइसक्रीम बेचने वाले विक्रेताओं से भरा हुआ था। हालांकि आइसक्रीम हमेशा कोन में नहीं बेची जाती थी। टाइन एंड वियर आर्काइव्स एंड म्यूजियम के अनुसार 19वीं सदी के आइसक्रीम विक्रेताओं ने अपना माल छोटे शंक्वाकार ग्लास में बेचा, जिसे पेनी लिक्स कहा जाता है। पेनी लिक्स मोटे कांच के बने होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कप में वास्तव में जितना था उससे कहीं अधिक है। मोटे कांच ने भी कपों को टूटने से बचाने में मदद की, क्योंकि वे ग्राहक तक फिर से उपयोग किए जाते थे, आमतौर पर बिना धोए। एक रिपोर्ट के बाद एक हैजा महामारी के लिए पेनी लिक्स को दोषी ठहराया गया। लंदन ने उन्हें 1899 में प्रतिबंधित कर दिया गया। हो सकता है कि प्रतिबंध ने इंग्लैंड में आइसक्रीम उद्योग पर अस्थायी रूप से अपनी पकड़ बना ली हो, लेकिन एक चतुर नवाचार ने जल्दी आइसक्रीम बेचने के तरीकों को बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर के विक्रेताओं ने वफल कोन को लोकप्रिय बनाने में मदद की। इंटरनेशनल डेयरी फूड्स एसोसिएशन के अनुसार इटालो मार्चियोनी नाम के एक इतालवी प्रवासी ने 1896 में पहला आधुनिक आइसक्रीम कोन बनाया और 1903 में अपने आविष्कार का पेटेंट कराया। अर्नेस्ट ए हम्वी, एक सीरियाई बेकर, हम्वी एक आइसक्रीम विक्रेता के पास पेस्ट्री बेच रहा था। तभी उसके पड़ोसी के पास व्यंजन खत्म हो गए। हम्वी ने एक जलेबी, एक वफल जैसी सीरियाई पेस्ट्री को पकड़ा और इसे एक शंकु में घुमाया। यह एक हिट थी और वफल कोन का जन्म हुआ। जल्द ही अमेरिका के आसपास कॉपीकैट बेकर्स आइसक्रीम कोन का उत्पादन करने लगे और उन्हें बनाने के लिए नई तकनीकों का विकास करने लगे। हम्वी ने खुद 1910 में मिसौरी कोन कंपनी की स्थापना की थी। चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं आतिशबाजी कौन सी घटनाओं पे आधारित है? जी हाँ दोस्तों, आतिशबाजी सौंदर्य और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कम विस्फोटक पायरोटेक्निक उपकरणों का एक वर्ग है। वे आमतौर पर आतिशबाजी के प्रदर्शन में उपयोग किए जाते हैं। एक बाहरी सेटिंग में बड़ी संख्या में उपकरणों का संयोजन ऐसे प्रदर्शन कई सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों का केंद्र बिंदु होते हैं। आतिशबाजी 4 प्राथमिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कई रूप लेती है: शोर, प्रकाश, धुआं और तैरने वाली सामग्री। उन्हें लाल, नारंगी, पीले, हरे, बैंगनी और चांदी सहित रंगीन लपटों और चिंगारियों से जलने के लिए डिजाइन किया जाता है। वे आमतौर पर वर्गीकृत होते हैं, जहां वे प्रदर्शन करते हैं या तो ग्राउंड या एरियल। हवाई आतिशबाजी का अपना ही प्रणोदन हो सकता है या मोर्टार द्वारा हवा में गोली मार दी जाती है। अधिकांश आतिशबाजी में एक कागज या पेस्ट बोर्ड ट्यूब या ज्वलनशील सामग्री से भरा आवरण होता है, जो अक्सर आतिशबाजी के सितारे होते हैं। इनमें से कई ट्यूबों या मामलों को जोड़ा जा सकता है ताकि जब प्रज्वलित किया जा सके। चमकदार आकार की एक बड़ी विविधता अक्सर विभिन्न रंगों में होती है। स्काई रॉकेट फायरवर्क एक सामान्य रूप है, हालांकि युद्ध में पहले स्काई रॉकेट का उपयोग किया जाता था। हालांकि एरियल सेल आज के व्यावसायिक एरियल डिस्प्ले की रीढ़ है और उपभोक्ता उपयोग के लिए एक छोटा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में फेस्टिवल बॉल के रूप में जाना जाता है। आतिशबाजी का आविष्कार मूल रूप से चीन में हुआ था। चीन दुनिया में पटाखों का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक बना हुआ है। साइलेंट पटाखों का प्रदर्शन इस चिंता के कारण लोकप्रिय हो रहा है कि शोर का प्रभाव पालतू जानवरों, वन्यजीवों और कुछ मनुष्यों को आघात पहुंचाता है। हालांकि ये नए तरह के फायरवर्क नहीं है। सोंग राजवंश के दौरान सबसे पहले आतिशबाजी चीन से आई थी। कई उत्सवों में आतिशबाजी की जाती थी। आतिशबाजी बनाने की कला और विज्ञान एक स्वतंत्र पेशे के रूप में विकसित हो गई है। चीन में आतिशबाजी के प्रदर्शन को बढ़ाने में जटिल तकनीकों के अपने ज्ञान के आतिशबाजी बनाने वाले का सम्मान किया जाता है। आतिशबाजी में रंग आमतौर पर आतिशबाजी के सितारों द्वारा उत्पन्न होती है। आमतौर पर सिर्फ तारे कहलाते हैं जो प्रज्वलित होने पर तीव्र प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सितारों में 4 मूल प्रकार के तत्व होते हैं: एक ईंधन, एक आक्सीकारक, एक यौगिक जो तीव्र गर्मी पैदा करने के लिए ईंधन के साथ जुड़ता है, रंग उत्पादक लवण जब ईंधन स्वयं रंजक ना हो, एक बाइंडर जो गोली को एक साथ रखता है। अधिक सामान्य रंग उत्पादक यौगिकों में से कुछ यहाँ
सारणीबद्ध है। एक आतिशबाजी में एक यौगिक का रंग एक ज्वाला परीक्षण में उसके रंग के समान होता है। हालांकि रंगीन ज्वाला पैदा करने वाले सभी यौगिक आतिशबाजी को रंगने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। मध्यम सांद्रता में मौजूद होने पर आदर्श रंग एक शुद्ध तीव्र रंग का उत्पादन करते हैं। चिंगारी का रंग लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा और सफेद चांदी तक सीमित है। लौ के वाष्प चरण से तत्व विशिष्ट उत्सर्जन के विपरीत एक गर्मागर्म ठोस कण से प्रकाश उत्सर्जन समझाया गया है। एक ठोस कण से उत्सर्जित प्रकाश को ब्लैक बॉडी रेडिएशन द्वारा परिभाषित किया जाता है। कम उबलने वाली धात्विक मूल कण के चारों ओर एक गहन रंगीन चमकदार खोल के साथ चिंगारी बना सकती है। यह धातु के वाष्प चरण दहन के कारण होता है। 5वां, दोस्तों क्या आपको पता है कि काला सागर के नीचे भी नदी है? जी हाँ दोस्तों, काला सागर के नीचे की नदी विशेष रूप से खारे पानी की एक धारा है जो बोस्फोरस जलडमरू मध्य और काला सागर के समुद्र तल के साथ बहती है। 1 अगस्त 2010 को घोषित नदी की खोज लीड्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी और यह दुनिया में अपनी तरह की पहली खोज है। समुद्र के नीचे की नदी भूमध्य सागर से बोस्फोरस जलडमरू मध्य से काला सागर में गिरने वाले खारे पानी से निकलती है, जहां पानी में नमक की मात्रा कम होती है। वैज्ञानिकों ने पहले सोनार स्कैनिंग के आधार पर समुद्र तल के साथ चलने वाले चैनलों की खोज की थी। इनमें से सबसे बड़ी में से एक अमेज़न नदी के मुहाने से अटलांटिक महासागर में बहती है। हालांकि यह संदेह था कि चैनल नदियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह केवल काला सागर नदी की खोज के साथ ही इस संदेह की पुष्टि हुई थी। इन धाराओं की शक्ति और अप्रत्याशित के कारण उन्हें प्रत्यक्ष रूप से खोजना मुश्किल हो गया है। लीड्स विश्वविद्यालय के जेफ पिकल और डैनियल पार्सन्स की अध्यक्षता में वैज्ञानिक की एक टीम ने साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, न्यूफाउंडलैंड के मेमोरियल विश्वविद्यालय और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग किया। तुर्की समुद्री विज्ञान संस्थान टीम ने प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद के ऑटोसब 3 एक 7 मीटर टॉर्पीडो के आकार का स्वायत्त पानी के नीचे का वाहन जितना संभव हो सके वर्तमान के करीब पहुंचने के लिए उपयोग किया है। नदी 37 मील लंबी, 115 फीट तक गहरी और 0.6 मील चौड़ी पाई गई है। हालांकि अमेज़न चैनल से छोटा है, फिर भी अंडर सी नदी राइन की तुलना में 10 गुना अधिक पानी लेती है। यह 22,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड से गुजरने के साथ 4 मील प्रति घंटे की गति से बहती है, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यह एक सतह नदी होती तो इसे दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी का दर्जा दिया जाता। नदी में नदी के किनारों, बाढ़ के मैदानों, झरनों और रैपिड्स जैसी सतही नदियों की विशेषता पाई गई है। एक बड़ा अंतर यह था कि पानी के नीचे की नदी जब एक मोड़ पर चक्कर लगाती थी तो जमीन पर मौजूद धाराओं से विपरीत दिशा में घूमती हुई धाराओं से चलती जाती थी। नदी एक घनत्व प्रवाह के रूप में काम करती है क्योंकि यह समुद्र तल के साथ तलछट लेती है और आसपास के पानी की तुलना में अधिक लवणता होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।